नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बढ़िया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हुए, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसको कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर आपको चार्ज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी देंगे आगे वाली। और जैसा कि यदि आपने लास्ट वीडियो को देखा हो तो उसमें लास्ट के कुछ मिनट्स की वीडियो थोड़ा सा ब्लर्ड हो गई थी, है ना। तो उसका भी कुछ कंटेंट जो वहाँ पर ब्लर्ड था उसको यहाँ पर बता दे रहे हैं, फिर उसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपको देखिए कितनी चीजें यहाँ रखना है चार्ज के बारे में। चार्ज जो होता है वो दो प्रकार से बनाया गया, दो टाइप होते हैं चार्ज के, एक प्लस और एक माइनस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बना? जब आप ग्लास रॉड को रब्ड कराते हो सिल्क क्लॉथ के साथ। ये कब बना? जब प्लास्टिक रॉड को आप रब्ड कराते हो वुलन क्लॉथ के साथ। ठीक है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या चार्ज को आप याद रखना कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। और क्या याद रखना हमें? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं, वो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू भी हो सकता है। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? TA। हमने आपको याद कराया था, टाटा से याद करने लगता। ठीक है, ये इसके चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। और ये भी हमें याद रखना कि लाइक चार्ज एक जैसे, मतलब माइनस माइनस या प्लस प्लस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा, दूर भेजेंगे एक दूसरे को। और अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब या तो माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इतना चार्ज के बारे में हमको डायरेक्ट याद रखना है ना। ये चार्ज कैसे बने, नेगेटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये सब आपको याद रखना है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आई, ग्लास रॉड में चार्ज आए, सिल्क में चार्ज आए, प्लास्टिक रॉड में चार्ज आए, ये जो भी चार्ज आए इनके पीछे की थ्योरी क्या है? क्या हुआ ऐसा ग्लास में कि चार्ज आ गए, उसके बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हम, क्या हेडिंग क्या है हमारी? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है सुनिए। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो वो एटम से मिलकर बना होगा। अब एटम होगा तो एटम में क्या होगा भैया? बीच में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे गोल गोल सर्कुलर ये सेल पाए जाते हैं, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेगुलर चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में एक डेफिनेट एनर्जी लेवल के साथ घूमते रहते हैं। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है। आज में एक कॉन्सेप्ट समझो। जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो तो सबसे आसान कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा? सबसे बाहर के सेल के। जैसे न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जिनके बीच में क्या लगा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को बांध के रखेंगे। लेकिन जब हम देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? ये न्यूक्लियस के पास वाला, ये वाला ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट होगा, थोड़ा कम फोर्स से, थोड़ा और कम फोर्स से, और सबसे कम फोर्स लगेगा आउटर मोस्ट पर। मतलब न्यूक्लियस में जो सबसे आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होगा सेल का, उस पर सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का, तो उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट सेल से निकालना। आउटर मोस्ट सेल से निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहा जाता है? वर्क फंक्शन। अब हमें वर्क फंक्शन समझना क्यों बहुत जरूरी है, अब यहां क्लियर हो जाएगा।
तो हमने क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। उसके अराउंड सर्कुलर सेल में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाले होंगे उन पर फोर्स सबसे कम लगेगा, जो सबसे ज्यादा पास होंगे न्यूक्लियस के उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इनको निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको वर्क फंक्शन, हमें इतना क्यों बताया इससे आपको वर्क फंक्शन समझ में आ जाए। अब सुनिए, जैसे कि मान लो ये ग्लास रॉड है, ये क्या है, ग्लास रॉड, कांच की रॉड है, और ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ हो गया। अब जब आपने इसको इस पर रब्ड कराया, इसको घिसा आपने ऐसे, तो होता क्या है, ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन लो होता है। ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन क्या होता है, लो। और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन समझ रहे हैं, एनर्जी निकालने में, इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी हुई एनर्जी, मतलब ये कम एनर्जी में अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ये हाई एनर्जी में अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इनका जो वर्क फंक्शन होगा वो थोड़ा सा क्या होता है, हाई होता है कंपेयर टू ग्लास रॉड। अब जब आपने रब्ड कराया, जब आपने इनको रब्ड कराया, तो रब्ड कराने के साथ हमने कल तो पढ़ा है कि जब हम कोई वर्क करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। तो हमने देखो जब इनको रब्ड कराया, मैकेनिकल तरीके से रब्ड कराया, तो जो हमारा वर्क है उसमें एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में जाएगा कि नहीं। अब कांच की रॉड एनर्जी लेगी, ग्लास रॉड एनर्जी लेगी, और ग्लास रॉड जैसी एनर्जी लेगी तो उसका वर्क फंक्शन लो है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ने लगेंगे, और सरफेस को छोड़ करके कहां शिफ्ट होने लगेंगे, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। क्यों, देखो क्या होता है कि सिल्क क्लॉथ को भी एनर्जी मिल रही है, भले ही हम देखो दोनों को रब्ड कराया तो एनर्जी तो दोनों को मिल रही है, चाहे वो सिल्क क्लॉथ हो चाहे कांच का रॉड हो। लेकिन क्या है, कांच के रॉड का वर्क फंक्शन बहुत लो है, तो इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगेंगे सरफेस को, और सरफेस को छोड़ करके कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां। अब आपको लगेगा कि हमने बताया था कि चार्ज मूव नहीं करते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, भैया जाने के बाद जहां वो बन गए वहीं रह जाएंगे जहां वो ओरिजिनेट हो गए। समझ गए, देखो ये ग्लास रॉड है, ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है, रब्ड कराया तो ग्लास रॉड जो ब्लैक कलर की मार्कर है इसको ग्लास रॉड समझ रहे हैं। तो ये ग्लास रॉड क्या करेगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन जल्दी इसके छूट के इसमें शिफ्ट होते जाएंगे। हालांकि एनर्जी इसको भी मिल रही है, इसको एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन छोड़ने को, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं पाएगा उतनी एनर्जी में। ठीक है, और ज्यादा रब्ड करा देंगे तो सकता है ग्लास रॉड ही खराब हो जाए। तो क्या ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे, यहां, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब आपको इतना तो पता है, जो चार्ज को देता है उस पर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज को देता है उस पर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज। जितना भी पार्ट ग्लास रॉड का सिल्क क्लॉथ के कांटेक्ट में होगा वहां से पॉजिटिव चार्ज निकल करके जितना भी पार्ट सिल्क रॉड का ग्लास के कांटेक्ट में होगा वहां पर पहुंच जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। आई बात समझ में। और ग्लास रॉड के चार्ज, ग्लास रॉड के नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ठीक उतनी होगी जितना कि सिल्क रॉड पर पॉजिटिव चार्ज बना है। क्यों, क्योंकि यहीं से तो शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन गए भैया, शिफ्टिंग तो यहीं से हुई है ना। समझ गए, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में। मतलब जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब्ड कराते हैं तो लोअर वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन हायर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और लोअर वर्क फंक्शन वाले में पॉजिटिव चार्ज और उसके जस्ट सामने वाले में नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। हाँ, लेकिन यदि इसका ओवरऑल निकालें तो ओवरऑल पहले भी जीरो था और रब्ड के बाद भी जीरो रहेगा। क्यों, इनको मिलाएंगे तो ओवरऑल प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो बिफोर रबिंग मतलब रब्ड कराने के पहले, जब इनको घिसा नहीं था बीच में, और आफ्टर रबिंग, बिफोर रबिंग आफ्टर रबिंग, दोनों चार्ज क्या होते हैं, जीरो। ओवरऑल नेट चार्ज दोनों साइड का जीरो रहेगा। हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं कि चार्ज यहां पर क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। चार्ज कंजर्व्ड होने का मतलब यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। मतलब आपको ये याद रखना है कि चार्ज का जो कंजर्वेशन है वो फिक्स रहता है, मतलब चार्ज को ना बनाया जा सकता है, चार्ज को ना खत्म किया जा सकता है, चार्ज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके यहां से वहां शिफ्ट किया जा सकता है। बस यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप समझ गए ना, चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी के कंजर्व रहते हैं। आप ट्रांसफर करोगे तो जितना यहां से जाएगा उतना ही वहां पहुंचेगा, मतलब कोई भी लॉस नहीं होता चार्ज का कभी। क्लियर।
ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके आगे का हम टॉपिक देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसको आप नोट करते चलिएगा, बढ़िया नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम क्या, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो कंडक्टर क्या होंगे आपको पता है, कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस which passes the electricity or charge through itself, ये होता है कंडक्टर। कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप से चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होकर जाने देते हैं, मतलब फ्लो करने देंगे। और इंसुलेटर नहीं आप नॉट लगा देंगे कि नहीं करने देंगे, वो इंसुलेटर हो जाएंगे, है ना। कंडक्टर्स आर इंसुलेटर आर दोज सब्सटेंस व्हिच डू नॉट पासेस, does not pass the electricity or charge through itself, क्लियर। अब सुनो, अब कोई भी सब्सटेंस को कंडक्टर बनाता कौन सी चीज है या इंसुलेटर कौन सा बनाता है। देखो क्या होता है, जैसे भी कोई सब्सटेंस है, ये कंडक्टर क्या होता है, देखो इनके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं। इनके सरफेस पर आप कोई भी कंडक्टर ले लो, जैसे कि आपने मान लो कांच वो ले ली, आयरन की रॉड ले ली, मान लो एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, मान लो ये क्या है एल्यूमिनियम वायर। और कंडक्टर जनरली आपको मेटल ही मिलेंगे, एल्यूमिनियम वायर ले लिया। अब एल्यूमिनियम वायर के आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उन इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन होता है बहुत लो होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो बहुत लो होता है। तो आपने एनर्जी दी, आपने थोड़ी सी भी एनर्जी दी, वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो थर्मल डिस्टर्बेंस के फॉर्म में हो, फ्रिक्शनल के फॉर्म में हो, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से आप दे रहे हो, आपने एनर्जी दी, तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को लेकर के ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाएंगे और मूव करने लगेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करने, ये मूव करने लगेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर कहलाने लगेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इनके थ्रू क्या होगा, चार्ज पास हो पा रहे हैं कि नहीं, ये। जबकि जो कंडक्टर के अलावा जो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होता है, जो हमारा नॉन कंडक्टर या उसी को हम कहते हैं इंसुलेटर, जब ये होता है ना, इसका वर्क फंक्शन बहुत हाई होता है। मतलब आप इसको, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की मान लो आपने रॉड ली, अब आप चाह रहे हो इसका चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचे, चार्ज जनरेट हो जाएगा फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन चार्ज मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये मान लो चार्ज हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपने यहाँ पर यहाँ चार्ज बनाई है, अब इस चार्ज को आप यहाँ मूव कराना चाह रहे थे, वो कर क्या, तो कंडक्टर बन जाएगा। इसका वर्क फंक्शन होता बहुत हाई। अब आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। तो हमें लगेगा कि चलो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वैसे ऐसे करते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो मिल नहीं पाएगी, लेकिन ये जरूर इसमें गल जाएगा या कुछ मेल्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मतलब सब्सटेंस ही उसके, लेकिन मतलब एनर्जी आप दे नहीं पा सकते उतनी। आप किसी भी फॉर्म में दोगे तो हो सकता है मटेरियल ही ना बचे हो, इलेक्ट्रॉन की दूर की बात है, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाता कंडक्टर, क्योंकि इनका जो वर्क फंक्शन होता है ना, वर्क फंक्शन जो हाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत हाई होता है कंडक्टर का। और आपने एक चीज भी नोटिस की हो, जितना भी हमने अभी आपको चार्ज के पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया, चार्ज कैसे बने, क्या, हर जगह हमने नॉन कंडक्टर लिया था। नॉन कंडक्टर या उसी को हम इंसुलेटर कह रहे हैं, वही लिया था। क्यों, क्योंकि भैया हमें ग्लास रॉड की जगह गलती से यदि हमने एल्यूमिनियम रॉड ले ली होती तो उसमें जो चार्ज बनते, अब हम रब्ड तो कराए जा रहे थे, अब जब हम रब्ड करा रहे थे तो एनर्जी तो मिल रही थी एल्यूमिनियम रॉड को, मिलती कि नहीं मिलती, और वो चार्ज मूव कर जाते। तो जैसे ही चार्ज मूव कर जाते तो हमारा कॉन्सेप्ट ही खत्म। क्यों,
क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक यही है उसका कि जो चार्ज होता वो क्यू जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए क्यू। और यहाँ मूव कर गया मतलब क्या है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गए, चैप्टर कॉन्सेप्ट यूनिट सब खत्म, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े वो सब आप ध्यान से देखिएगा नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर पर ही पढ़े हैं, ग्लास रॉड, प्लास्टिक रॉड, सिल्क क्लॉथ, ये सब समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के साथ साथ क्या पढ़ लिया हमने, कंडक्टर और इंसुलेटर का डिटेल पढ़ लिया। इसके बाद चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ना है, क्या बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमें चार्ज की। तो वो कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, सब नंबर 1 देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नंबर 1 चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये क्या है, जैसे मान लो किसी बॉडी में, ये मान लो कोई बॉडी, इसके पास यहाँ 5 कूलम चार्ज, यहाँ 6 कूलम चार्ज, यहाँ -4 कूलम चार्ज, यहाँ -3 कूलम चार्ज, यहाँ 0 कूलम, यहाँ 10 कूलम। तो इसका जो टोटल चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज जो क्यू निकलेगा वो इन सब का प्लस होगा। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। किसी भी बॉडी में बनने वाला टोटल चार्ज उसके हर एक पार्टिकल के चार्ज का सम होता है। मतलब आपको टोटल चार्ज निकालना तो नॉर्मल मैथ से उसको ऐड कर दो, एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, समझ गए। ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसमें कुछ नया नहीं है मतलब करना है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ये बनना ही बनना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जस्ट अ सेकंड, देखो सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई बॉडी ले ली है, ये मान लो आपने क्या ले ली, मेटल की शीट ले ली, कोई भी मेटल है मान लो, इस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो एक फिक्स रहेंगे इंटीजर वैल्यू। कभी ऐसा हो सकता है किसी का आप बोल दो कि इसमें 50,05,000.5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या आप? नहीं कह सकते, नंबर हमेशा फिक्स होता है ना। किसी भी मेटल में, यहाँ तक कि देखिए इसके पास भी एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सब कुछ होता है, उनकी संख्या फिक्स होगी, भले वो कितने ही हो। पॉइंट में, अपॉन में, रूट वगैरह में नहीं होते। कैसा होता है, इंटीग्रल होता है इनका नंबर भैया, वो भी नेगेटिव आंसर तो होता नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी रहें पॉजिटिव रहेंगे, और पॉइंट पॉइंट में नहीं जाएंगे क्योंकि इंटीजर्स बोल दिया हमने, और होते ही नहीं है। जैसे आपकी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कहा 15 बच्चे हैं, ये अगर थोड़ी बोलते हैं 15.5 बच्चे हैं, समझ गए। तो ये कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब सुनो, मतलब यहाँ पर क्या, किसी भी मेटल शीट में या किसी भी सब्सटेंस में, जरूरी नहीं कि वो कंडक्टर ही हो, किसी भी सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई क्या है यहाँ पर, ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और मान लीजिए इसके पास n इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और n इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टी कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी निकल आएगा कि नहीं। देखो इसके पास मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ये होती है कि नहीं, क्लियर। तो ये जो वैल्यू है इसकी होगी की, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्यों निकल आएगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, समझ गए ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज
पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन यानी ई का इंटीग्रल मल्टीपल यानी एन 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, 50 100 करोड़ कुछ भी का इंटू कर दो तो क्यों निकल आएगा। क्लियर? ये होता है टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी निकालने का कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इस पर भैया दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे दो न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको क्या याद रखना है, Q बराबर N इनवर्स। ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन हो गया। क्या एक न्यूमेरिकल क्या था, सीधा सीधा भैया क्या कि एक बॉडी के पास 1.67 इंटू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब तुम्हें लगेगा यार ये तो आप पॉइंट में लिखवा रहे हो, पॉइंट में नहीं है वो, 10 की पावर 5 को आप खोलेंगे तो कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। यदि आप इसको ऐसा लिख सकते थे, ये कुछ आ जाएगा, दो जीरो 2 पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब पॉइंट का 2 डिजिट से इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास। अब वो कहेगा टोटल चार्ज पता करो, Q निकालो, तो भैया Q बराबर N इंटू ई। N की वैल्यू क्या है, ये लिख के वाली लिखेंगे 1.67 10 की पावर 5 इंटू ई का क्या होता है 1.6 10 की पावर -19। अब इसका इंटू कर लेंगे बस, देखो पहले पावर सॉल्व कर दो, 10 की पावर -14 इंटू 16 का इंटू करो, (28.3532 10 की पावर -14 कूलम। ये इसका टोटल चार्ज निकल आया, इतना चार्ज उस बॉडी में। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन बनता है, वो कहेगा कि कोई भी बॉडी पर मान लो इतने चार्ज हैं, कोई भी बॉडी पर 28.2 10 की पावर -5 मतलब 10 की पावर 5 चार्ज है, मतलब -5 मान लो इतने चार्ज हैं। क्या ये पॉसिबल है, ये आपसे पूछेगा, क्या किसी बॉडी के पास इतने चार्ज हो सकते हैं? तो देखो ये क्या आपके पास क्या दिया, ये Q की वैल्यू दी, N पता नहीं है, N पता है क्या, नहीं पता, E पता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो देखो यहाँ से N निकालना है, तो N बराबर क्या बनेगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू क्या है 28.2 10 की पावर -5 अपॉन 1.6 10 की पावर -19। ये अब इसको देखो काटाकुटी करें हम इसकी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है ना, और इसका आ जाएगा आंसर मान लो हमारा ये ले लें 27, देखो ये ले लिया, इसमें हम इसका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -19 का +19 हो जाएगा, और यहाँ इसको कट कर दें, 16 बन गया 16, 11 बन गया 16 7 जाइए, कितना आ गया 17 इंटू 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कोई पॉइंट का वैल्यू तो नहीं आई है, नहीं आई। अब आप यहाँ पॉइंट देख के गलत नहीं कर देना, वाला 1.7 था तो भी सही था, तो ये पॉइंट 10 की पावर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट में आंसर तो नहीं आया ना, मतलब इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या चेक करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में ये चेक करेंगे, आपसे कोई पूछ रहा है कि चार्ज इतने पॉसिबल है कि नहीं, तो आप n की वैल्यू निकालेंगे। n यदि आपका इंटीजर आ गया, इंटीजर मतलब कि फिक्स काउंटिंग वैल्यू, पॉइंट पे आंसर नहीं आना चाहिए, फिक्स काउंटिंग वैल्यू आ गई तो पॉसिबिलिटी में हाँ करेंगे, नहीं तो ना करेंगे, ये किसी बॉडी के चार्ज नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन। इससे दो प्रकार के अलावा तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, है ना, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें तीसरी प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है, इसको हम अभी आपको बता चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पीछे। तो चार्ज ओवरऑल सिस्टम के कंजर्व रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखो ये ग्लास रॉड है, ये सिलिकॉन रॉड है। ग्लास रॉड में उतने ही पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, उतनी ही जगह पर जितने की सिल्क रॉड में नेगेटिव चार्ज बनेंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले इतने वहां चले गए। तो ओवरऑल कंजर्व है, चाहे आप रबिंग के पहले देखो और रबिंग के चाहे बाद देखो,
तो ये हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मतलब आपके चार्ज होते किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। हाँ, मान लो आप सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा, लेकिन आप ट्रांसफर के पहले का टोटल और ट्रांसफर के बाद का टोटल निकालना, वही का वही चार्ज रहेगा, चार्ज में कोई भी लॉस नहीं होगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने यहाँ पर चार्ज के बारे में कल और आज केवल चार्ज के बारे में पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन, ये सब हमने पढ़ लिया। कल हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, कूलॉम्स लॉ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आपका सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट्स एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन या तो आपको न्यूमेरिकल नहीं तो डेरिवेशन देखने को मिलेगा ही कूलॉम्स लॉ से। कल हम आपको एक बढ़िया टॉपिक पढ़ाएंगे कूलॉम्स लॉ। तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।